हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रिबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 5। जिसकी वजह से कनक का कर उसके सीने पर था और वो अपनी कर उसके सीने पर रखकर गर्म गर्म कर से उसके सीने पर छोड़ रही थी, जो अग्नि को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। वो कुछ महसूस करता है जिससे उसकी आंखें कस के बंद हो जाती हैं और उसके हाथों की मुठियां बन जाती हैं। वो अपनी आंखें खोलकर उसके बालों को सहलाते हुए अपनी गर्म सांसें उसके बालों पर छोड़कर उसकी चिन को पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखकर, अ स्वीट टंग, अ डर्टी माइंड, अ प्लेफुल हार्ट डॉट एंड अ लविंग सोल, इट इज़ वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन डोडो, कहते हुए वो उसके लिप्स को हल्का सा किस करके उसके माथे को ऐसे ही सहलाकर, मैंने सारे रूमर्स को हटवा दिया, पर तुम्हारा और मेरा वो कभी नहीं है सकता क्योंकि शुरुआत तुम्हें ने ही की है। पहले किस करके मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था इस बारे में, तुमने ही मुझे बुरा बना दिया। अब सारी गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत थी मुझे अपने पास खींचने की। ये सुनकर कनक तो हैरानी से उसे देखने लगती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मैंने क्या किया है? मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी तुम मुझे कब मिले थे? पूरे 10 साल बाद तुम्हें कैसे पहचानती? और ऊपर से तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी तो पता थी, तो तुम उन लड़कों को कह नहीं सकते थे क्या कि मैं अग्निवर्धा हूँ? अगर तुम्हारा नाम उन्हें पता होता तो यह ऐसा होता ही नहीं। पर तुमने तो अपना मुंह बंद करने का सोच लिया था। जब बात तारा पर आ गई तब तुमने अपना नाम बताया, तब मैं पूरी तरह से हैरानी के मारे बेहोश होने वाली थी। इस बार अपनी बड़ी ही मासूम चेहरा बनाकर, ये तो सही कहा तुमने, मुझे कहना चाहिए था, पर शायद तब मेरा मूड कुछ और ही था। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ गई है और यह बोलो ना बंद करते रूमर्स के चक्कर में मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे नींद आ गई है तो मैं यहीं पर सोने वाला हूँ। ये सुनकर कनक उसके ऊपर से उठने को ही हुई थी कि अग्नि उसकी कमर को कस के पड़ा हुआ था, जिससे उसकी उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपनी आंखें छोटे छोटे करके, बिल्कुल भी नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी वॉट लग जाएगी और ऊपर से कल एक न्यूज़ बन जाएगी, मल्होत्रा फैमिली में आ गया अग्निवर्धा, वह भी मल्होत्रा की बेटी के साथ पूरी रात उसी के कमरे में रहा। क्या न्यूज़ बनेगी ना? न्यूज़ क्या, मुझे तो मेरे घर वाले सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। इस पर अग्नि बड़ी ही मासूम आवाज में, अच्छा वैसे तो वर्धा फैमिली के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं, बस उनकी डिमांड है, तुम्हें मुझसे शादी करने पड़ेगी। शादी करने के बाद तुम जैसे चाहो वैसे तुम वर्धा फैमिली के साथ रह सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली से बहुत अच्छी है मेरी फैमिली। उनमें इतना प्यार है जितना तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ को प्यार नहीं करता होगा। इस पर करना उसे देखने लगती है तो अग्नि बिना कुछ बोले उसे अच्छे से अपने ऊपर लेटकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर लाइट बंद कर देता है। तो कनक उसकी तरफ देखकर, क्या तुम पूरी रात मुझे ऐसे ही पकड़ कर सोने वाले हो? देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है और ऊपर से अगर तुम सुबह जल्दी नहीं निकले नहीं यहाँ से तो पक्का मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर अग्नि अपनी शांत आवाज में, मुझे नींद तो ऐसे ही आती है, और रही बात छोड़ने की तो मैंने कभी कहा है तुम मुझे छोड़ोगी? वैसे भी तुम कहकर अपनी बातों से मुकरती हूँ, तुम तो हमेशा ही मुझे छोड़ देता हूँ, बस मैं हूँ जो तुम्हें छोड़ने को राजी नहीं हूँ। कहते कहते हुए एक पल के लिए तो उदास हो जाता है, पर उसके चेहरे पर कोई भी हवा नहीं थी। वही कनक को उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ में आता है, पर अग्नि की आंखों को देखकर वह अपना सर हिला देती है और उसके सीने पर सर रखकर वैसे ही सो जाती है। करीब 5 मिनट में उसे गहरी नींद आ जाती है, ऐसे अग्नि के गले लगाने की वजह से, और वही अग्नि भी पहले अपनी आंखें खोल कर देता है। तो कनक सो चुकी थी तो उसके बालों को हल्का सा सहलाकर उसके बालों को सहलाते हैं गहरी नींद में चला जाता है। उसके नींद में चले जाने के बाद अग्नि भी गहरी नींद में चला जाता है, वह भी उसके बालों को सहलाते सहलाते सो जाता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। अग्नि सुबह 5 बजे ही वहां से निकल चुका था और कनक जब अपनी आंखें 7 बजे खोलते हैं तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है जब वो अग्नि को अपने पास नहीं देखते हैं।
तो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमली भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सुगंधा की पीठ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो एक गहरी सांस लेकर, आखिर मिसेस मल्होत्रा के पीठ पर ऐसे निशान कैसे हैं? पता लगाना पड़ेगा कि आखिर होना है यह निशान दिए किसने हैं। कुछ तो गड़बड़ है इमली, अब तो तुझे पता लगवाना ही पड़ेगा कि यह मैसेज मल्होत्रा सच में ऐसे हैं, यहाँ कुछ और है। 3 दिन है, 3 दिनों के अंदर तो पता लगवा सकती है। कहते हुए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती हैं। खुद को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो एक ब्लैक कलर की जीन्स और ग्रे कलर की हुडी पहनकर अपने कंधे पर कॉलेज का बैग टांगे वहां से नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगते हैं। नीचे हॉल में वो आ जाती है, तभी सामने उसे रणबीर अपनी मोबाइल में कुछ करते हुए नजर आता है, जिसे देखकर इमली उनके पास बढ़ने ही वाली थी कि रणवीर उसे देखकर अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराहट लिए, बेटा आ गई, चलो ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज में जाना है ना। कहते हुए वो वहां से सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वही इमली उन्हें हैरानी से जाते हुए देख रही थी। उसके पास तो जैसे शब्द ही नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उन्हें जाते हुए देखते हैं। वो खुद से ही, इन्होंने तो मुझे एक बार भी कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, और वो ऐसी अजीब से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। सच में मैं पागल हो जाऊंगी एक दिन। पता नहीं मुझे इन रामू काका ने कहाँ पर ला खड़ा कर दिया है, पूरी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है मेरी। कहते हुए वो गहरी सांस लेकर डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ जाती है। डाइनिंग टेबल बोलो जैसे ही आती है, तो सामने सुगंधा देती है, जिनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्हें देखकर उसे सब कल का याद आने लगता है, जिसे याद करके उसके पैर और हाथ दोनों ही कांपने लगते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुठियां बना लेती हैं और चेयर पर बैठकर गौर से झंडा को देखते हैं, जो चेयर पर बैठी हुई थी, पर उनकी पीठ पीछे चार से नहीं लगी हुई थी। वो कर के पीछे बैक रेस्ट से दूरियां बनाए हुए थे। उसे वह गौर से देखते हैं तो सुगंधा के हाथ कांपते हुए नजर आते हैं। इमली को वो अपनी नज़र बार बार इधर उधर घूमकर उनके हाथ को देखते हैं, जिनके हाथों पर हल्के हल्के निशान देख रहे थे। वह क्या है, और उसे वह सब लाल लाल नजर आ रहा था। जब सुगंधा की नज़र उसे पर चलती है तो इमली जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फिर आकर गायत्री जी से बात करने में लग जाती है। वहीं रणवीर सुगंधा की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, सुगंधा तुम्हें पता है ना आज मैं कहाँ पर जाना है? उद्धरण चिन्ह। इस पर सुगंध अपनी के लिए शांत हो जाते हैं। वो अपना सर नीचे झुकाए अपनी शांत आवाज में, हाँ मैं चली जाऊंगी। रणवीर की इस बात पर गायत्री ना समझी में, सुगंध को तुमने कहाँ भेजने का प्लान कर रही हो, कुछ मुझे भी तो बताओ। इस रणवीर एक नज़र सुगंध को देखा है, जिसने अपनी आंखें नीचे की है थी, फिर गायत्री को देखकर मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं मन हो, सुगंधा ने उपवास रखा है आज, इसी बारे में बात कर रही थी, और उसे मंदिर जाना है तो वही वो कह रही थी मुझसे, तुम्हें अगर भूल गई तो मुझे याद दिलाओ। रणवीर की इस बात पर इमली की नज़र सुगंधा के प्लेट पर चली जाती है, जहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ आलू ही नजर आते हैं, जो भी सिर्फ पके हुए थे। वो गौर से उन्हें देखते हैं। इतनी देर से उसने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, अब जाकर वह ध्यान दे रही थी सुगंधा की प्लेट पर। ये देखकर इमली का पूरा मुंह उतर जाता है और उसकी आंखें हर किसी छोटी हो जाती हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। सुगंध का ऐसा शांत रहना और रणवीर का इतना गुस्सा करना। इमली गौर से सुगंध को देखते हैं, जो आलू को जैसे तैसे अपने गले से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर इमली अपना सर हिला देती है पर कुछ भी कहती नहीं है। वही कनक इमली की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वो इमली 2 दिन बाद प्रेशर पार्टी है तो तुमने कुछ सोचा है कि क्या करने वाली हूँ? कनक की आवाज़ सुनकर इमली अपने सेंस में आ जाती है। वह हैरानी के साथ, 2 दिन बाद प्रेशर पार्टी है, मतलब कॉलेज ने अनाउंस नहीं किया है ना फ्रेशर पार्टी का, तो फिर? इस पर कनक मुस्कुराते हुए, ये फ्रेशर पार्टी हम सीनियर्स रखते हैं और अनाउंस आज सुबह हो जाएगी, वैसे ग्रुप में तो डाल दिया है सभी ने, पर फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं था।
इसलिए हमने आज बोर्ड लगा देंगे, और तुम मेरी बहन हो तो तुम मेरे साथ ही चली जाना। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और मैंने अपना फ्रेंड सर्कल भी तुम्हें मिलाया नहीं है, तो उनसे भी तुम मिलोगी। इस पर इमली अपना सर हिला देती है। वही कनक भी उससे कुछ ना कुछ बातें करने लगते हैं। इमली भी उससे बातें तो कर रही थी, पर उसका ध्यान तो सुगंध की तरफ था, जो कुछ नहीं कह रही थी और अपना सर नीचे करके उन आलू को खाने की कोशिश कर रही थी। वही सभी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुगंध वैसे ही बिना चप्पल के निकल जाते हैं। उसे ऐसे देखकर इमली को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो कनक को कुछ काम है कि कर वहां से सुगंधा के पीछे पीछे चली जाती है। सुगंध जिसने पहले ऑटो की थी, तो इमली भी उसका ये देखकर ऑटो कर लेती है। करीब 20 मिनट बाद ऑटो एक जगह पर आकर रुक जाती है। सुगंध ऑटो से रुककर एक गहरी सांस लेकर चलने लगती है। ये देखकर इमली भी ऑटो वालों को पैसे देकर वहां से सुगंधा के पीछे पीछे चली जाती है। इमली सुगंध को ऐसे बिना चप्पलों के जाते हुए देखकर, आखिर यह माजरा क्या है, समझ नहीं आ रहा है कि मिसेज मल्होत्रा बिना चप्पलों को क्यों जा रहे हैं। अगर मिस्टर मल्होत्रा ने ये कहा भी होगा तो भी वो चप्पल तो पहन सकती है, पर फिर भी उसके कुछ भी नहीं पहना है। और ऊपर से यहाँ की रोड भी बहुत खराब है, और बीच बीच में तो कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उनसे उनका पैर भी तो कट सकता है। इमली इतनी ही कह पाए थे कि तभी सुगंध बीच रास्ते में रुक जाते हैं और अपने आंखें कस के बंद करके अपने पैरों पर हाथ रख देती हैं। ये देखकर उनके पेड़ के पीछे छुप कर देती हैं। तो सुगंध हल्के से अपना पर को ऊपर करके अपने पैरों में जो कांच लगी थी उसे निकलती है, और फिर एक गहरी सांस लेकर दर्द भरी आह भरकर वहां से अपने कदम बढ़ा लेती है। ये देखकर इमली का पूरा दिल भर आता है। वो सुगंधा के पीछे पीछे बढ़ जाती है। सुगंध जिसके पैरों में बहुत सारे छोटे लगी थी, और ये देखकर तो इमली की नीली आंखें पूरी तरह से भर चुके थे। वो सुगंधा के पीछे पीछे जा रहे थे। सुगंध मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। मंदिर में आकर वह अपने पल्लू को अपने कमर पर बांध देती हैं, और फिर एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखती हैं, तो इमली एक ठेले वाले के पीछे खड़ी हो जाती हैं। वही सुगंध चारों तरफ देखने के बाद सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं, और एक बड़ा मीठी का मटका मंदिर के बने तालाब में से पानी लेने चली जाती हैं, और वह पानी लेने के बाद वह सीढ़ियां धोने में लग जाती हैं। ये देखकर तो इमली के होश उड़ जाते हैं। एक तो वो सीढ़ियां करीब 50 से ऊपर होगी, और ऊपर से सुगंधा के पैरों में इतनी चोटें लगी हुई थी। ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वही सुगंध बिना रुके सीढ़ियों को धोए जा रही थी। बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे थे, जिससे सीढ़ियां गंदी हो रही थी, पर फिर भी सुगंधा सीढ़ियों को धो रही थी। ये देखकर तो मानो इमली के होश उड़ चुके थे। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद सुगंध एक जगह जाकर बैठ जाती हैं, और अपने पल्लू से अपना चेहरा पहुंचने लगती है। ये देखकर इमली को कुछ सोचता है, तो वह एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके हाथों में एक ठंडे की बोतल और कुछ खाने को देखकर अपना नाम ना बताने को कहकर उसे बच्चों के हाथ में 100 रुपये रखकर उसे वहां पर जाने को कह देती हैं। वही इमली दूर खड़ी अपने दोनों हाथ जोड़कर, पता नहीं कौन कैसा है, समझ नहीं आ रहा है कि सच में मिस्टर मल्होत्रा अच्छे हैं या मिसेज मल्होत्रा अच्छी है, पर ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, आपकी इमली बहुत उलझ चुकी है, मदद कीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए माता रानी। वही वो बच्चा सुगंधा के पास आकर बोतल और खाना दोनों ही रखकर वहां से जाने ही वाला था कि सुगंध उसका हाथ पकड़कर, ये खान और यह पानी तुम्हें किसने दिया? इस पर वो लड़का अपना सरनामे हिलते हुए, मुझे दीदी ने नाम बताने से मना किसे, कहते हुए वो जल्दी से वहां से चला जाता है। वही उसे लड़के की बात सुनकर सुगंध खुद से ही, दीदी आखिर कौन हो सकती हैं, और चलो खाना दिया, यही बहुत बड़ी बातें हैं, नहीं तो मुझे लगा था कि आज मैं मर भी जाऊंगी। कहते हुए सुगंधा की आंखों से हल्की आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उन्हें पहुंचकर खाना खाने के बाद वो गहरी सांस लेती हैं और वहां से अपने कदम बढ़ने लगती हैं। वही इमली मंदिर से सीधा कॉलेज की तरफ आ चुकी थी।
इमली कॉलेज के अंदर जाकर अपने हाथों में बैग लिए अपने कदम क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लासरूम में बढ़ाना आते बढ़ाते उसका ध्यान ही नहीं रहता और वो सामने वाले लड़के से टकरा जाती है, जिससे वो जल्दी से अपने सेंस में आकर बिना उसकी तरफ देखकर सॉरी वो मेरा ध्यान ही नहीं था कहते हुए वह जाने ही वाली थी बिना उसे सामने वाले शख्स को देखकर। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आ जाती है, इमली अभी भी मुझसे गुस्सा हो। इमली जैसे ही यह जानी पहचानी आवाज सुनाई थी है तो अपना सर ऊपर करके देखती है तो सामने लव अपने हाथों में कुछ बुक्स लिए अपनी पीठ पर अपनी बैग को टांगे हो गए अपनी गहरी आंखों से इमली को देख रहा था। ये देखकर इमली गहरी सांस लेकर वहां से जाने ही वाले थे कि तभी लव अपनी शांत आवाज में, मुझे पता है कल मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा कि हम कुछ भूल कर नया शुरू कर सकते हैं, पर शायद ऐसा नहीं है। पर मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम अगर मेरे साथ ना भी रहो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर उसे अग्निवर्धा से दूर रहो क्योंकि वह लोग सही में ठीक नहीं है। उनका हर एक दिन खतरों से और खून से लिखा होता है। और इस बीच तुम अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन रही हो तो पूरा कॉलेज तुम्हारी दुश्मन बन जाएगा। ये सुनकर इमली अपनी आंखें छोटी करके, एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने कहा कि अग्निवर्धा मेरा बॉयफ्रेंड है? मतलब सच में कुछ भी लॉजिक लगाओगे? मेंस हाथ क्या पकड़ कर बातें क्या कर लो उससे तो वो मेरा बॉयफ्रेंड हो गया। लव जिसके चेहरे पर उदासी थी पर जैसे ही वो इमली की बात सुनता है उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो अपने चेहरे को शांत करके बड़ी ही शांत आवाज में, मतलब अग्नि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? इस पर इमली एक गहरी सांस लेकर, वह मेरा बॉयफ्रेंड है या ना है ये तुम जानने वाले होते कौन हो? पहले तो खुद एक लड़की के रिस्पेक्ट नहीं करते हो और ऊपर से अब नई शुरुआत करने के लिए आए हो। देखो मुझे उसे मेकअप की दुकान से कोई भी पंगा नहीं लेना है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो कल क्यों बोलेगी मेरे बॉयफ्रेंड को छीन आ गई। और यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर कोई भी गंदे इल्जाम लगे, तो मिस्टर आइंदा से मुझसे दूर ही बना लो। कहते हुए वो वहां से चली जाती हैं। वही उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर लव गहरी सांस लेकर खुद से ही, लगता है ये परिंदा बहुत फुरफुराना लगा है। जब शांत था तब तो इतनी जबान नहीं चलती थी, पर अब तो लगता है ये बहुत बिगड़ चुका है। लग रहा है पैसा आ गया है तो बिगड़ने लगी है। ये तो सही नहीं है। वैसे भी यह परिंदा मेरी ही कैद में था और रहेगा भी मेरी ही कैद में। कुछ दिन क्या खुले आसमान के बीच क्या छोड़ दिया, अपनी पिंजरे को ही भूल गया। पता है, याद दिलाना पड़ेगा कि कैसा पिंजरा था। कहते हुए लव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर पीछे खड़ा आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर, भाई ऐसे मुस्कुराहट क्यों रहा है? मुझे भी तो पता चले ऐसा क्या करने का प्लान कर रहा है तू? इस पर लव अपनी गर्दन तिरछी करके, कुछ नहीं बस ऐसे ही मन कर रहा है मुस्कुराने का। आदित्य उसके कंधे को हिलाते हुए, तो ठीक तो है या दिमाग खराब हो चुका है? ऐसे कौन बिना वजह मुस्कुराता है? लव एक टूट जवाब देते हुए, मैं। आदित्य अपना कर हिलाते हुए, तुझे समझना नामुमकिन है। वैसे ये सब छोड़ तू इमली से क्या बात कर रहा था? आजकल तो उसके बहुत नजदीक चला जा रहा है, जरा संभल कर। क्या है ना तेरी वो जंगली बिल्ली ना बहुत जंगली होती जा रही है। तेरे सामने वह मासूम दिख रही है पर उतनी है नहीं। वह मासूम कहानी तेरे इस इमली से मिलने के चक्कर में उस इमली के लेने के देने ना हो जाए। इस पर लव कुछ नहीं कहता है। वो बस एक गहरी सांस लेकर अपने कदम आगे बढ़ने लगता है। वही दूसरी तरफ वर्धा एंटरप्राइजेस में विक्रम अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और लैपटॉप की स्क्रीन को बेहद गहराई से देख रहा था। इस समय उसके होठों पर अजीब तरह की मुस्कुराहट और आंखों में एक अलग सी चमक। वह ये सब देखते हुए, शुगर अब आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। बहुत वक्त हो गई है मुझसे दूर रहकर। अब तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मिलाने वाली है तुम्हें। कल का दिन का इंतजार है। मुझे कल सब कुछ बदलने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। कहते हुए वो अपने मोबाइल को उठना है, सामने से कॉल उठना है तो विक्रम अपनी शांत आवाज में,
क्या सब कुछ तैयार है जैसा मैंने कहा था वैसा? इस पर सामने से गिरीश अपना सर हिलाकर, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, कल सुबह तक आ जाएगी। विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, याद रहे किसी की नज़र में ना आए हो और खास करके उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इस पर गिरीश अपना सर हिला देता है और अपनी शांत आवाज में कॉन्फिडेंस वे के साथ, यस बॉस ट्रस्ट मी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट वर्ड को सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसी को सुनकर एक पल के लिए तो गिरीश के कान खड़े हो जाते हैं। तो वही विक्रम बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुरा कर अपनी ठंडी आवाज में, गिरीश यू नो दिस वर्ड नेवर मैटर्स इन माई लाइफ, सो नेक्स्ट टाइम सोच समझ कर बात किया करो। रही बात प्रॉब्लम्स, तो जो आ रहा है ना, उसे प्रॉब्लम्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तुम अच्छे से जानते हो कि वह क्या क्या कर सकता है। मैं तो बस मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि उसके सामने कोई ऐसे वक्त इंसान को मत लो जिससे उसे गुस्सा आ जाए। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। और वही गिरीश कॉल कट करने के बाद अपने सीने पर हाथ रखकर, गॉश, कौन से शैतानों के बीच में फंस चुका हूँ। एक ये है जिसकी हंसी से ही मुझे हार्ट अटैक आने की फीलिंग आती है, और दूसरा वह है जिसे देखकर ही मेरा मन करता है कहीं मर जाऊं। दोनों ही शैतान है शैतान। कहते हुए वो खुद को ही गाली देकर वहां से चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। वही कॉलेज खत्म हो चुका था और अब सभी घर जा रहे थे। वही इमली एक साइड खड़ी होकर कनक का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर अग्नि आ जाता है, जिसे देखकर इमली पूरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। तो अग्नि से सर पर हल्का सा मारकर, पहले से ही बंदरिया दिखती हूँ और ऐसे मुंह बनाती हूँ तो डायन की खानदान की लगती हो। इमली उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मैं तुम्हें डायन देखती हूँ। मैंने तो कभी भी बुक में यह नहीं पढ़ा था कि डायन की ऐसे खूबसूरत नीली आंखें होती हैं। और मेरा चेहरा देखा वह कितना खूबसूरत है। तुम्हारा जैसा तो नहीं है, तुम्हारा नाम की तरह ही तुम भी एक नंबर के छिछोरे और लड़की बाज लगते हो। जब देखो तब मुझसे बात करने आ जाते हो। कोई ढंग की गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, पूरी जिंदगी अच्छी रह जाएगी। पर नहीं तो मैं तो जिंदगी भर खुद भी अकेला रहना है और दूसरों को भी अकेला करना है। कहते कहते वो अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे जान लेना नजरों से देखने लगते हैं। तो अग्नि उसके तरफ देखकर बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराहा कर, अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला ना छिपकली, तो मैं तुम्हारी कुछ प्यारी सी बहन को बता दूंगा कि तुमने मेरे प्यारे से शैतान से भाई का नंबर लिया है। तो तुम ही सोचो, अगर यह बात तुम्हारी फैमिली को पता चली तो क्या होगा। पहले से ही घर में इतना अच्छा महाभारत शुरू है और ऊपर से तुम्हारा मेरे भाई का नंबर लेना, ये तो एक न्यूज़ बन जाएगी। कहते कहते वो मुस्कुरा देता है। तो इमली उसकी तरफ देखकर अपना मुंह खोल अपनी आंखें छोटी करके, अगर अपना यह मुंह बंद नहीं किया ना तो सच में मैं मुंह फोड़ दूंगी। अब वैसे भी तुम्हारे भाई का नंबर मैं शादी के लिए नहीं मांग रही थी, कुछ मदद चाहिए थी, इसी वजह से मांग रही थी। इस पर अग्नि मुस्कुराते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ, वैसे भी मेरा भाई तुम जैसे छिपकली जैसी शक्ल के साथ कैसे शादी कर सकता है। और रही बात मदद की, तो उसने तो सीधा मुंह पर मदद करने के लिए मना कहा था। मेरे भाई से मदद मांगने क्यों पड़ी है? ऐसा कौन सा पहाड़ तुमने अपने सर पर रखा था जिसे मेरा भाई ही निकल सकता था? क्या कहीं तो मेरे भाई पर लाइन तो नहीं मार रही हूं ना? उसके साथ फ्लर्ट तो करने की कोशिश नहीं कर रही हूं ना? सच सच बताओ, अगर ऐसा है तो। उसके आगे कुछ का पता उससे पहले ही मिली उसके मुंह पर हाथ रखकर, जब देखो तब बुरा ही कहते हो। कुछ तो अच्छा कहूँ। रही बात तुम्हारे भाई से फ्लर्ट करने की, तो इतने भी मेरे दिन बुरे नहीं आए हैं कि तुम्हारे भाई को फ्लर्ट करो। और क्या कहा तुमने, मेरी जैसे छिपकली के साथ तुम्हारा भाई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा तो भाई। कहते कहते इमली शांत हो जाती है। वही अग्नि उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, छिपकली क्या कह रही थी तुम, मेरे भाई ने क्या किया? इस पर इमली उसे दूर हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तब तक कनक वहां पर आ जाती है। कनक जैसे ही वहां पर आती है, वो अग्नि को देखकर कल के कुछ पलों को याद करने लगती है, जिसे याद करके कनक का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। तारा भी वहां पर आ जाती है।
वही कनक को देखकर इमली बिना देर किए कनक के हाथ को पकड़कर जल्दी से, दीदी अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और मेरा कुछ स्टडी भी इनकम्प्लीट है, उसे भी कंप्लीट करना है। कहते हुए इमली जल्दी से वहां से निकलने लगती है। वही उसे ऐसी देखकर तारा जल्दी से, इमली सब कुछ ठीक तो है, तुम ऐसे क्यों कनक कर लेकर जा रही हूँ, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़े जा रही है और तुम मुझे से बच रही हो। तारा की बात सुनकर तो इमली का चेहरा फीका पड़ जाता है, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लिए, वह तारा दी ऐसी बात नहीं है, मैं बस देखो अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मेरी स्टडी बाकी है और उसे कंप्लीट भी करना है, प्रोजेक्ट भी है। इस पर तारा अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, तो फ्रेशर पार्टी का क्या प्लान बनाया है, तुम किसे अपना पार्टनर बनने वाली हूँ। ये सुनकर इमली न समझ में, पार्टनर क्यों, फ्रेशर पार्टी में पार्टनर की जरूरत होती है। तारा हैरानी के साथ कनक को देखकर, तुमने इसे बताया नहीं कि फ्रेशर पार्टी में हर एक को पार्टनर के साथ आना है। ये सुनकर कनक अपना सरना में हिलाते हुए, शायद मैं भूल गई होगी, पर इमली का पार्टनर कौन बनेगा। इस पर इमली अपना सर अनाने हिलाकर, मैं तो कॉलेज में किसी को जानती तक नहीं हूं, तो पार्टनर कैसे बनाऊंगी। इमली के चेहरे को देखकर अग्नि कुछ सोचते हुए, डोंट वरी छिपकली, मेरे पास एक आइडिया है। अग्नि की बात सुनकर इमली जल्दी से अपना सरना में हिलाकर, अगर वो आइडिया तुम हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी, तुम जैसे उल्लू की शक्ल के साथ आने से बेहतर है मैं पार्टी में ही ना आओ। अपने ही मुंह पर अपनी ही बेइज्जती सुनकर अग्नि अपनी आंखें छोटे छोटे करके, छिपकली ज्यादा मुंह मत चलाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारा पार्टनर बनने भी नहीं वाला था, मेरे इतने भी बुरे दिन आए नहीं थे, मेरा एक दोस्त था, शायद वह तुम्हारा बन जाता, पर अब तो मैं ये प्लान भी ड्रॉप कर रहा हूँ। कहते कहते वह जाने ही वाला था कि तभी तारा उसका हाथ पकड़कर, भाई आप तो इमली के सामने छोटा बच्चे बनते हो, मुझे तो समझ नहीं आता है कि वो छोटी है या आप छोटे हैं, आप तो मैच्योर हो, उससे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और वैसे भी आपका जो भी दोस्त है उसे बोल दो और इमली के साथ उसका पार्टनर बना दो, सिर्फ एंट्री मिलने के बाद ही हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते रहते हो बड़ी ही मासूमियत से उसे देखने लगती है, तो अपना सर हिला देता है और फिर कुछ सोचकर कनक की तरफ देखकर अपनी वार्निंग भरे अंदाज में, और तुम पार्टनर मत किसी को ढूंढना, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी, कहते हुए वहां से चला जाता है। तो वही तारा ये देखकर मुस्कुरा देती है और इमली नहीं आता है। वो कभी कनक को देखते हैं, फिर अग्नि को जाते हुए देखकर। वही रात का वक्त हो जाता है, सभी डिनर करने में लग जाते हैं। डिनर के टाइम अब भी नजर इमली की सुगंध पर ही थी, सुगंध था जो खाने को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो चुके थे, उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था, पर फिर भी वो खुद को शांत करके अपना खाना खा रहे थे। उसे ऐसे देखकर इमली को बहुत बुरा लगा था। सबका खाना कंप्लीट होने के बाद इमली किचन में चली जाती हैं। वो सुगंध को आते हुए देखकर भरे हुए दूध के गिलास को वहीं किचन पर रखकर वहां से चली जाती हैं। किचन से आकर वो एक नज़र सुगंध को देखते हैं, जिसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर लिया था। ये देखकर इमली अपना सर हिलाकर अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। कमरे में आकर वो सीधा अपने मोबाइल को लेकर कुछ सोचकर विक्रम को कॉल करती हैं, क्योंकि कल का दिन आखिरी दिन था उसके लिए। वो जैसे ही अपना मोबाइल विक्रम को कॉल करने के लिए हाथों में लेती हैं, वैसे ही सामने से विक्रम का कॉल आ जाता है, जिससे इमली गहरी सांस लेती हैं और कॉल उठा लेते हैं। तो सामने से विक्रम की मजाकिया भरी आवाज़ आ जाती है, क्या बात है मेरी शुगर, मेरे कॉल के आने का ही इंतजार कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस करती हूँ, अगर पता होता तो अभी तुम्हारे पास आ जाता, अगर तुम चाहती होता। कहते कहते वह मुस्कुरा देता है। तो इमली एक गहरी सांस लेता, लोग इतने सारे गलतफहमियां कैसे पाल लेते हैं, सब कुछ पाल लो पर गलतफहमी में। विक्रम बड़े ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, शुगर शुगर शुगर, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, जब बहुत पसंद आया कॉल तो मुझे ही करने वाली थी, ये तो सच कहा ना मैंने। उसके बाद इस बात पर इमली एक गहरी सांस लेकर, अब तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझे कॉल किस लिए किया है।
इस पर विक्रम बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, बस तुम्हारी याद आ रही थी। कुछ मीठा मीठा खाना था। ऑफिस में तो तुमने मुझे कुछ मीठा अच्छे से दे ही नहीं दिया, तो सोचा तुमसे मिलने ही आ जाओ। विक्रम की बात सुनकर इमली हैरानी बड़ी आवाज में, क्या मिलने आ जाओ? तुम सच में पागल हो या मेरे सामने ही पागल बनने के नाटक कर रहे हो? देखो, अगर यह मजाक है तो यहीं पर रोक दो, पर अगर यहाँ पर आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके आगे मुझे कुछ कह पाते उससे पहले ही विक्रम बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, शुगर इतनी भी आवाज अच्छी नहीं है। गले से निकलना और वैसे भी मजाक करना मेरी आदत नहीं है। अगर 5 मिनट में तुम गेट के सामने नहीं आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद क्या क्या होगा ये तुम खुद ही जानू। कहते हुए वो कॉल कट कर देता है। तो वही इमली घड़ी की तरफ देती है तो 12:30 बजे थे। वह अपने सर पर हाथ रखकर परेशानी भरी आवाज में, इस साइको को नींद आती है कि नहीं पता नहीं इमली तू कहाँ फंस गई। पर अगर तू नीचे नहीं गई तो पक्का ये साइको ऊपर आ जाएगा। अगर वह आ गया तो पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ, और ऊपर से ये सब नहीं नहीं बाबा, मुझे तो ये सब नहीं होगा। कहते हुए वो अपनी हालत भी नहीं देखी जैसी वो है, वैसे ही वो गेट की तरफ भागने लगते हैं। वही विक्रम बाहर गेट से थोड़ी दूरी पर अपनी कार को खड़ा किया बोनट पर बैठा हुआ था, और इस समय उसके हाथों में कुछ पेपर्स थे जिन्हें वह अपने हाथों में मेरे लिए गोल गोल घूम रहा था। इस समय हवाएं वहां से आ रही तेजी से, विक्रम के बाल हवाओं में पीछे की ओर जा रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा था, होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर, शुगर वही स्मेल वही परफ्यूम वही अदा, बस फर्क कितना है, भीगी बिल्ली अब जंगली बिल्ली बन गई। कहते कहते हुए गहरी सांस लेता है तो तभी इमली चारों तरफ देखती है तो वहां पर कुछ वॉचमैन सो रहे थे। उन्हें देखकर इमली अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर सीधा चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे विक्रम की गाड़ी नजर आती है जो अंधेरे में कहीं गायब सी थी। पर विक्रम के हाथों में लाइटर जो वो जल रहा था, जिसे देखकर इमली भागते हुए, यह इंसान ना सच में मुझे पागल कर देगा, पागल नहीं किया तो मरवा ही देगा। क्या जरूरत थी लाइटर हाथों में पकड़ने की? अगर किसी ने देख लिया तो एक तो पता नहीं ये भूत की तरह मंडरा रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो समझ नहीं आ रहा है इसके घर वाले से इतनी देर तक बाहर कैसे रखना दे रहे हैं। कहते हुए वो बिना देर किए विक्रम के हाथों से लाइटर लेकर गुस्से भरी आवाज में, अकाल नाम की कोई चीज अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, पर मुझे तो बहुत परवाह है। मुझे मरना नहीं है। एक तो पता नहीं इतनी रात को भूत की तरह इधर से उधर मंडरा रहते हो। इंसान वाले कम करो और बताओ यहाँ पर क्यों आए हो, वह भी इतनी रात को। मिले तो थे ना सिर्फ 4 या 5 घंटे हो गए, पर फिर भी तुम्हें मेरा मन नहीं भरता जो मुंह उठा के यहाँ पर आ गए। इमली आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही विक्रम उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और बिना देर किए खुद बोने से खड़क होकर सीधा इमली को बोनट पर बैठा देता है, जिससे इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती हैं। इस समय चांद की रोशनी सीधा इमली की आंखों पर आ रही थी, जिससे इमली की नीली आंखें चमकने लगते हैं। वो अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हैं, क्योंकि विक्रम ने उसके दोनों हाथ उसके पीठ से बंधे हुए थे और एक हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ था, जिससे इमली पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वही विक्रम अपनी गहरी आवाज में, शुगर कितनी बार कहाँ है, मुंह को लगाम दो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। तो आइंदा से अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो। कहते हुए वह अपना हाथ उसके होठों हटाकर उसके सीने को कस के पकड़ लेता है, जिससे इमली को दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकलने लगती है। वो एक पल के लिए तो पूरी तरह से डर जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर डरी सहमी नजरों से उसे देखने लगते हैं, जो बड़ी ही अजीब तरह से उसे देख रहा था, जिसे देखकर इमली की सांस पूरी तरह से अटक जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके बड़ी ही मासूमियत से पेनफुली वॉइस में, डोंट हर्ट, दिस इज कॉजिंग मी पेन, प्लीज स्टॉप इट, मुझे बहुत
कहते कहते वह रुक जाती हैं। तो विक्रम अपना हाथ उसके सीने से निकालकर उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाकर बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, कितनी बार कहा है मुझसे बात करने से पहले सोच समझ कर बात कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। तुम पता है मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, मुझे एंगर इशू है। अगर गलती से भी मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। शुगर कहते कहते वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर इमली पूरी तरह से शांत हो जाती है। उसका चेहरा एक पल के लिए तो डर से भर जाता है विक्रम की बातें सुनकर, पर दूसरे ही पल खुद को शांत करने लगती है। तब तक विक्रम उसके सामने पेपर आगे करके, शुगर यह कुछ पेपर हैं जिन्हें तुम्हें साइन करना है, याद रहे साइन वही करो जो इमली मल्होत्रा की है। इस पर इमली पूरी तरह से हैरान होकर उन पेपर को देखते हुए, पर यह पेपर है किसके और इन पर साइन क्यों? इस पर विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, क्योंकि कल मल्होत्रा तुम्हारे आश्रम को बेचने वाला है, उससे पहले तुम्हें पेपर्स पर सिग्नेचर करनी है, जिसके बाद तुम्हारा आश्रम तो बच जाएगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे कैद में आ जाएगी। ये सुनकर इमली हैरानी भरी आवाज में, पर 3 दिन तो तुमने दिए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे? इस पर विक्रम कर की लाइट ऑन कर देता है और सीधा इमली को कार की बैक सीट पर बैठकर खुद कर में बैठ जाता है और उसे अपनी कोर्ट में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए, मुझे तो बिल्कुल जल्दी नहीं थी, पर क्या है ना, उसे रणवीर मल्होत्रा को बहुत जल्दी थी। देखो उसने सारे कनेक्शन तोड़ दिए जिससे तुम्हारी अम्मा तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही है, और आज उन्हें एक नोटिस मिला है और कल तुम्हारा आश्रम टूट जाएगा। ये सुनकर इमली हैरानी भरी आवाज में, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो, झूठ भी तो कह सकते हो। इस पर विक्रम बिना कुछ बोले अपने मोबाइल को आगे कर देता है। कुछ ही देर बाद एक कॉल रिंग बजती है। करीब 2 दिन के बाद कॉल अटेंड होता है, तो विक्रम कॉल स्पीकर पर रखता है। सामने वाली की आवाज सुनकर इमली हैरान हो जाती है। वो अपनी हैरानी भरी है आवाज में, अम्मा, सामने और कोई नहीं अम्मा थी, अम्मा जैसी इमली की आवाज सुनती है तो परेशानी भरी आवाज में, बच्चा तू है कहाँ पर, कॉल क्यों नहीं कर रही है इतने दिनों से? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी, बहुत जरूरी बातें हैं। बच्चों सुन रही हैं मेरी बात, तुम जितना हो सके उतना जल्दी कुछ भी करके अनाथालय का देखो। कल तक राठौर हमारे अनाथालय को पूरी तरह से तोड़ने वाला है, उसमें जमीन ले ली है और आज हमें नोटिस मिला है, कल तक खाली करना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, और ऊपर से बच्चे भी बीमार होते जा रहे हैं। तुम कुछ भी करके तुम्हारे हिसाब से बात करो और उनसे कहो ना हमारी मदद करने के लिए। इमली अम्मा की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वो बस हैरानी से कभी विक्रम को देखते हैं जो बस उसे देख रहा था, तो तभी अम्मा की बातों को सुनकर परेशान होने लगती हैं। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए, अम्मा परेशान मत हूँ, मैं जितना हो सके उतना जल्दी आश्रम को बचा लूंगी, आप टेंशन मत लो, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको अपने बच्चा पर भरोसा है ना? ये सुनकर अम्मा बड़ी ही उदासी भरी आवाज में, मुझे पता है बच्चा, मैं तुम्हें गलत वक्त पर कॉल किया है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और तू परेशान मत हो, बस जितना हो सके उतना तेरी हिसाब से मदद कर। वैसे भी मैं यहाँ के कुछ लोगों से मदद मांगी है, वो सभी हमारे लिए खड़े हैं, तो ज्यादा टेंशन मत ले। कहते हुए अम्मा कॉल कट कर देती हैं। वही इमली की आंखें भर जाती हैं, वो सीधा विक्रम के कंधे पर अपना कर रख देते हैं। विक्रम उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी प्यार भरी आवाज में, शुगर यह पहली और आखिरी बार है जब तुम मुझ पर शक कर रही हो। झूठ विक्रम वर्धा की जिंदगी में मायने ही नहीं रखता, उसकी डिक्शनरी में ऐसा शब्द ही नहीं है। अब तुम्हें सच्चाई पता है तो तुम्हें पता है आगे क्या करना है। वैसे आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। कॉलेज के नाम पर मंदिर, मंदिर से सीधा कॉलेज और कॉलेज में परेशानी। ये सुनकर इमली पूरी तरह से हैरान होकर उसकी तरफ देखकर, तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है तो जल्दी से जल्दी मेरी मदद करो ना,
मैं इसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। एक तो वहाँ के बच्चे बहुत परेशान होते रहेंगे और अम्मा तो अकेली हैं, वो कहाँ कहाँ ध्यान देगी। इस पर विक्रम उसके दोनों वालों को पढ़कर बड़ी ही मासूम शक्ल बनाते हैं हुए, तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर तुमने पेपर सिग्नेचर कर लिए तो मैं कल तक सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। वैसे भी पेपर्स तुम्हें पढ़े नहीं हैं, पढ़ लो अच्छे से ही। क्या पता कुछ बातें तुम्हें पसंद ना आए और कुछ बातें पसंद आ जाए। ये सुनकर इमली के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। वो गहरी सांस लेकर सीधा पेपर्स पर साइन करने में लग जाती है, जिससे विक्रम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ है। पेपर को सिग्नेचर करने के बाद इमली विक्रम की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, शादी के पेपर्स तो मैं सिग्नेचर कर दिए हैं, पर तुमने जैसे 3 दिन कहा था, उसमें से आज का दिन तो निकल गया। वैसे ही 2 दिनों के बाद ही हम इस बारे में मल्होत्रा फैमिली से बात करेंगे, पर यह न्यूज़ पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं करेंगे। इमली इस बात पर विक्रम उसके दोनों गालों को पढ़कर अपना कर हिलाते हुए, मेरी शुगर तो बहुत मैच्योर हो चुकी है। अगर तुम चाहती हो तो मैं वैसा कर सकता हूँ, पर पब्लिश करना, उसमें इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं सकता। 3 महीने के बाद हमारी शादी पब्लिक के लिए अनाउंस हो जाएगी। और रही बात 3 दिनों की, तो 2 दिनों के बाद तुम एक बड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। विक्रम की बातों को सुनकर इमली कुछ भी नहीं करती है। उसका सिर्फ और सिर्फ उन पेपर्स पर ध्यान था। जिंदगी में पहली बार उसने इतना बड़ा फैसला बिना किसी से भी पूछे ले लिया था, कि हाथ कांप रहे थे पर दिल परेशान नहीं हो रहा था, जैसे कुछ तो उसने सही किया है, पर क्या यह उसे खुद भी नहीं पता। वो कुछ सोचते होंगे विक्रम की तरफ देखकर, पर कब तक उसे राठौर से अमित आश्रम को बचाओगे, मतलब मेरे नाम पर हो जाएगा। इस पर विक्रम उसके दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से, शुगर कल तक तुम्हारा नाम पर तुम्हारा अनाथालय हो जाएगा, और साथ ही ये तभी ही होगा जब तुम ऑफिशियली हमारे रिलेशन को पब्लिक के लिए अनाउंस करोगी उसे की है। बात सभी को पता चलेगा कि मिसेस एमिली विक्रम वर्धा कौन है। इस पर इमली कुछ भी नहीं कहते, वो बस अपना सर हिला देती हैं। तो विक्रम कुछ कोचते हुए उसके चेहरे को देखा है, जो पूरी तरह से मासूमियत से भरा हुआ था। उसे चेहरे में उसे परेशानी साफ साफ देखे जा सकते थे। उसके चेहरे को देखकर वो बिना देर किए उसके चीन को पर करके उसकी गहरी नीली आंखों में देखा है, जिसे मैं दुनिया भर की मासूमियत दिख रही थी, जो परेशानियों में भर गई हैं। पर विक्रम को आंखों में एक अलग सी कशिश नजर आ रही थी, उसे दीवाना बना रही थी। वो आंखें, वो जैसे उन आंखों को देखकर सब कुछ भूल चल जाता है। वो बिना देर किए सीधा इमली के दोनों गालों को पढ़कर उसके होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है, जिससे इमली अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और विक्रम के स्लीव्स को कस के पकड़ लेती हैं। तो विक्रम उसे के दोनों पैरों को अपने दोनों साइड रख देता है और उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठकर उसकी टी शर्ट के अंदर अपना एक हाथ डालकर उसके टमी को सहलाने लगता है, जिससे इमली अपनी आंखें और भी कसके बंद कर देती हैं। उसकी पूरी बॉडी में उसे हिट पैदा होते हुए महसूस कर सकती थी। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, तो वही विक्रम को इमली की पूरी बॉडी में गर्मी गर्मी महसूस होने लगती है। वो दूसरे हाथ से अपने शर्ट के बटन खोल देता है और पूरे बटन खोलने के बाद इमली को अपने नज़दीक कर देता है, जिससे इमली की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वह साफ साफ विक्रम की स्किन को अपनी स्क्रीन से टच होते हुए महसूस कर सकती थी, जिसे महसूस करके उसकी पूरी बॉडी में उसे गूसबम्स फील होने लगते हैं। वो बस वैसे ही किसी स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। वही विक्रम इमली के मुंह के अंदर अपनी टंग को डालने की कोशिश करता है, पर इमली ने जैसे ठान लिया था कि वह मुंह ही नहीं खुलेगी, जिससे थक हार कर विक्रम का हाथ इमली के सीने की तरह बढ़ जाता है और बिना देर किए उन्हें अपनी मुट्ठियों में भर देता है, जिससे इमली के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती हैं। और इसी का ही फायदा उठाकर विक्रम अपनी गरम गरम टंग को डाल देता है, जिसे महसूस करके इमली के हाथ खुद ब खुद विक्रम के कंधे में चले जाते हैं। इस समय उसके चेहरे पर एक दर्द दिख रहा था। वही विक्रम अपनी आंखें खोलकर इमली के चेहरे को देखा है। दिल में उसे हल्का हल्का दर्द दिख रहा था, तो वह अपनी इस हाथों से इमली के सीने को सहलाने लगता है, जिससे इमली मौन करने लगती है।
वही उसकी मौन की आवाज़ सुनकर विक्रम को एक अजीब सा है सांस होने लगता है। वह वैसे ही उसकी कमर को पकड़े हुए उसके मुंह में अपनी टंग को डाले हुए उसके पूरे मुंह को एग्जामिनेशन के साथ सक भी करने लगता है। उसे इमली के मुंह से पनीर की सब्जी का टेस्ट आने लगता है। वो वैसे ही उसके मुंह को अपने पूरे मुंह से कर देता है। अब इमली भी विक्रम के मुंह का टेस्ट ले रही थी। उसे सिगरेट का टेस्ट जैसे ही उसे आने लगता है उसका पूरा मुंह बिगड़ जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ऊपर से सिगरेट वह तो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आने वाली थी, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है। वही उसके ऐसे हिले ढूंढने से विक्रम को समझने में देर नहीं लगती कि इमली को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसके शर्ट को नीचे करने लगता है और उसके गर्दन पर अपनी टंग को रखकर उसकी गर्दन को लिक करने लगता है, जिसे इमली जो गहरी गहरी सांस ले रही थी उसके हाथ विक्रम के बालों पर चले जाते हैं और वह अपनी आंखें बंद करके उसके हर एक एहसास को महसूस करने लगते हैं। इस समय विक्रम पूरी तरह से जेटली पेश आ रहा था इमली के साथ, जिससे इमली को और भी ज्यादा एक अच्छा महसूस हो रहा था। वो उसे रोकना तो चाहती थी पर उसके जहां में सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्ट मैरिज के पेपर थे, जिसकी वजह से वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। अपनी आंखें बंद करके विक्रम को कैसे चाहे वैसे उसे करने दे रही थी। वही विक्रम इमली के गार्डन से लेकर उसके सीने तक आ जाता है, जिससे इमली का सर ऊपर की ओर होने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। विक्रम की टांग जैसे हूँ अपने सीने पर महसूस करती हैं, वैसे ही उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसका पूरा चेहरा बर्निंग करने लगता है, जिससे उसका पूरा चेहरा रेड रेड होने लगता है। वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसे ये सब आप और हैंडल नहीं हो रहा था। वो विक्रम के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़ी ही मासूमियत से, प्लीज रुक जाओ, मुझे और यह हैंडल नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इमली की मासूम भारी आवाज़ों को सुनकर वह अपना सर ऊपर करके इमली के नीली आंखों में देखा है, जिसके चेहरे पर साफ साफ परेशानियों के साथ उसके चेहरे पर एक शर्महाट से उसका पूरा नाक लाल लाल हो चुका था, जिसका मतलब साफ था कि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसे विक्रम को समझने में देर नहीं लगती कि उसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा है। ये देखो, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो इमली के सर को अपनी शर्ट ले सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, शुगर अभी से तुम्हारी ऐसी हालत है तो आगे क्या होगा, कैसे हैंडल कर पाओगे मुझे, कहते हुए वो उसके बालों को सहलाने लगता है। पर उसकी बातों को इमली पूरी तरह से नज़रअंदाज कर लेती हैं। वो बस अपनी सांसों को काबू करने लगती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। ये जिंदगी में पहली बार था कि कोई उसके साथ ये सब कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह भी करने ही वाली है, पर पता नहीं क्यों विक्रम कैसे करने से उसे जिन बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही थी। तभी कर की शांति को भंग करते हुए इमली का मोबाइल वाइब्रेट करता है, जिससे इमली का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने मोबाइल में रणवीर का नाम देती है तो उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। वो परेशान होकर विक्रम की तरफ देखती हैं, जो पूरी तरह से शांत दिख रहा था। उसे देखकर तो इमली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी तो विक्रम वैसे ही उसका सर अपने सीने से लगाकर अपनी गहरी आवाज में, मोबाइल को स्पीकर पर रखो के और शांत रहो, ज्यादा परेशान होकर तुमने उससे बात की शुगर तो उसे शक हो जाएगा, और अगर शक हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर इमली अपना सर हिलाकर कॉल अटेंड करती है तो सामने से रणवीर परेशानी भरी आवाज में, इमली तुम हो कहाँ पर, और इतनी रात को तुम कहाँ गई हो, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। रणवीर की आवाज सुनकर इमली खुद को शांत करती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था रणवीर पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए, वो कमरे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो गार्डन में आ गई थी, क्या कुछ काम है आपको। ये सुनकर रणवीर हैरानी भरी आवाज में, 1 बज चुका है और तुम गार्डन में इतनी रात को, तुम ठीक तो हो बच्चा, तुम जल्दी से कमरे में आ जाओ, ऐसे बाहर अकेले घूमने ठीक नहीं है।
रही बात करने की तो मैं तुम्हें कमरे में आकर ही बता दूंगा क्या बात करनी है। इस पर इमली सिर्फ हाँ कहकर कॉल कट कर देती हैं और वो विक्रम की तरफ देखती है, जैसे कह रही हूँ कि अब मिस्टर मल्होत्रा को मुझे क्या काम है। उसके चेहरे को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी प्यार भरी आवाज में, कुछ नहीं कुछ पेपर को सिग्नेचर करेगा, वह तुमसे कर लेना, इसकी चिंता मत लेना, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारी सारी चीजों पर मेरा हक है, ना कि उसे रणवीर मल्होत्रा का। कहते हैं बेबो उसके होठों को हल्का सा चूमकर बड़े प्यार से, बस कुछ वक्त उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगे। बहुत तड़पा रही हूँ शुगर, पर मुझे मीठा सब्र के बाद खाने में ही मजा आता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात सुनकर इमली के चेहरे पर हल्की सी शर्मा जाती हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। वही उसके जाते ही विक्रम अपने मोबाइल को देखा है, जिस पर 10 से भी ज्यादा कॉल आ चुके थे। विक्रम ने अपने मोबाइल को साइलेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से कॉलर वाइब्रेट नहीं हो रहा था। वही विक्रम उसे कॉल को देखकर एक गहरी सांस लेता है और कॉल अटेंड करता है, तो सामने से एक बच्चे की ठंडी आवाज आ जाती है, अब तुमने मुझे यहाँ पर लाया है तो कब तक मुझे यहाँ पर रखने वाले हो। उसे बच्चों की आवाज सुनकर विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन दोनों लगता है तुम्हें सिखाया नहीं गया है। अगर मुझे रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन नहीं मिली तो तुम्हें वह चाहिए, वह बिल्कुल भी मैं ही नहीं दूंगा। तो आइंदा से मुझसे तमीज से बात करो और ये दिमाग में अच्छे से डालो कि मैं तुम्हारा हूँ कौन। विक्रम की ठंडी और उसकी धमकी को सुनकर सामने जो बच्चे की आवाज थी वह शांत हो जाती है। वो बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। वही उसे बच्चों के कॉल करने के बाद विक्रम घड़ी में देखा है तो 1 बज चुके थे, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर 1 बजे कहते हुए वह सामने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और बिना देर किए कर चलना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इमली जैसे तैसे करके भागते लड़खड़ाते गिरते पड़ते जैसे भी करके वो कमरे में आ जाती है। जैसे ही वो कमरे में आती है तो सामने रणवीर सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले बैठा हुआ था और इस समय कॉफी टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जिसे देखकर इमली अपने मन में मन कर रहा है उनका सर फोड़ दो, कोई कैसे ऐसे हो सकता है, मतलब 2 चेहरे वाला इंसान दिखने में तो बहुत ही सीधा साधा दिखते हैं ये, पर उनके इस चेहरे के पीछे एक भद्दा और घटिया चेहरा है जिससे कोई भी नहीं देख पाता। सच कहा है किसी ने, चेहरे की मासूमियत पर कभी नहीं जाना चाहिए। क्या पता है इस मासूम से चेहरे के पीछे एक शैतान का चेहरा छुपा हुआ हूँ। कहते होंगे कोई गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर आते हुए अपनी मासूम आवाज में, मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा पर इमली ने कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वही इमली की आवाज सुनकर रणवीर अपनी आंखें खोल देता है। वो इमली की तरफ गौर से देखने लगता है, क्योंकि इमली का ऐसा मिस्टर मल्होत्रा कहना रणवीर के चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। वो उसकी तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे पापा बुला सकती हूँ, तो फिर मिस्टर मल्होत्रा क्यों कह रही हो इमली। इस पर इमली बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, क्योंकि आप तो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है और आपको ऐसे पापा कहना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं सबके सामने कह सकती हूँ, पर आप मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हैं, इसी वजह से मैं आपके सामने कोई ना हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मिस्टर मल्होत्रा का सकती हूँ, क्योंकि हो ना हो ये रियल आइडेंटिटी तो है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते इमली अपनी शांत आंखों से उन्हें देखने लगती है। वहीं रणवीर गौर से इमली की नीली आंखों को देख रहा था। उसे उसकी बातें और उसके फेसियल एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान न देकर कॉफी टेबल पर रखे हुए पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए इमली से, ये कुछ पेपर हैं जिन्हें तुम्हें सिग्नेचर करना है, क्योंकि तुम आप मेरी बेटी बन चुकी हो तो कुछ फॉर्मेलिटी हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। इम्यून पेपर्स को देखकर हैरानी भरी आवाज में रणवीर की तरफ देखकर, मतलब मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आखिर यह किसके पेपर हैं।
कहते हुए वो पढ़ते ही वाली थी कि तभी रणवीर जल्दी उन पेपर पर हाथ रखकर इमली की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, इमली क्या तुम इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर, और वैसे भी यह पेपर बहुत सारे हैं, इन्हें पढ़ने बेटों की तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा तुम्हें, और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, और इतनी रात में तुम्हारे कमरे में आया हूँ, अगर किसी ने देख लिया सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, और तुम तो सुगंध को जानती हो, वह अगर मुझे तुम्हारे कमरे में देखोगी तो कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू ही करते कि उसे यही लगता है कि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, और इसी वजह से वह यही समझती रहेगी कि आयुष और कनक को मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। कहते कहते रणवीर के चेहरे पर उदासी दिखने लगती है। वही यह सब सुनकर इमली को मन कर रहा था कि जाकर कहीं अपना सर फोड़ दे। वो अगर पहले वाली इमली होती और उसे उसकी सच्चाई नहीं पता चलती, तो अब उसे इस चेहरे को देखकर पूरी तरह से भरोसा करने लग जाती है। वह तो बिना कुछ बोले सीधा सिग्नेचर करती हैं, पर अब वाली इमली को सब कुछ पता था। उसे विक्रम की बातें याद आ जाती हैं, जिससे वो बिना कुछ बोले पेपर को सिग्नेचर करने लगती हैं। पर उसकी तिरछी नजरें रणवीर पर थी, जो पेपर्स को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए तो उसकी मुस्कुराहट ही बदल जाती है और एक शैतानी मुस्कुराहट में बदलता है, पर जैसे ही इमली अपनी नज़र उसकी तरफ करती है तो वह बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए इमली को देखने लगता है। वही रणवीर बिना कुछ बोले इमली को सोने का कहकर उसकी बात भी ना सुनकर सीधा उन पेपर को लिए वहां से निकल जाता है। वही इमली उसे ऐसे जाते हुए देखकर खुद से ही मन में, हे भगवान, आखिर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। एक तो मेरी शादी 2 मिनट पहले ही हो गई, और अब ये है जिसने कौन से पेपर पर सिग्नेचर ले लिए। पता ही नहीं, पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ना होकर एक फिल्म चल रही है, जिसमें नए नए किरदार आते हैं और कुछ ना कुछ कर कर चले जाते हैं। शादी वह भी बिना मुझे समझ, और अब तो ये पेपर सच में रामू काका ने मुझे फंसाया तो कहाँ क्या जरूरत थी कुछ पैसों के लिए अपनी वह जगह बेचने की जिसने उन्हें एक नई जिंदगी दी थी। पर कहते हैं ना, इंसान के बाद जब सब कुछ आता है तो वह भी भूल जाता है जिसने उसे पाला है। कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से उदासी में भर जाता है, पर वह बिना कुछ बोले वैसे ही अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाती हैं। कुछ वक्त बाद उसे नींद आ जाती है, तो वह गहरी नींद में चली जाती है, इस बात से अनजान कि कोई 2 जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक साया चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले स्क्रीन को देख रहा था। तभी उसे कमरे में विक्रम आ जाता है। विक्रम उसे सही के सामने खड़ा होकर, ये तो बहुत बुरी बात है, किसी की चीज को बड़ी शिद्दत से देखना, वह भी मेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शुगर के कमरे में कैमरा लगाने की? कहा था ना मुझसे शादी कर लूंगा, तो फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? इस पर वह साया अपने बच्चों वाली आवाज में, क्योंकि तुमसे ज्यादा उसे पर मेरा हक है, ये बात कभी मत भूलना, और आइंदा से मेरे सामने से गुस्से भरी बातें ना करो, वही बेहतर है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे साइन की आवाज सुनकर विक्रम का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वो उसे साया जो चेयर पर बैठा हुआ था, उसके दोनों तरफ हाथ रखकर अपनी ठंडी आवाज में, आइंदा से तमीज से बात करो, नहीं तो उसे लेकर मैं कहीं ऐसी जगह पर चली जाऊंगा कि तुम कभी भी उसके पास भी नहीं भटकोगे। मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है क्योंकि तुम्हारा हक नहीं, बल्कि उसे सरप्राइज देना है, ना कि तुम्हारी बकबक सनी है। तो अच्छे बच्चे की तरह जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर वो बच्चा कुछ भी नहीं कहता और बस अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। उसे बच्चों की आंखें ग्रीन और एम्बर आइज विद ब्लैक आयरिसेस, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, वो उन आंखों से उसे देख रहा था। इस समय उसकी आंखें शांति, वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसे बच्चों की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम एक गहरी सांस लेता है। विक्रम वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सामने सीसीटीवी कैमरे में देखने लगता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में हद से ज्यादा कोल्डनेस दिख रही थी। उसे सीसीटीवी कैमरे को देखकर वह अपनी होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए अपनी ठंडी हवा में
पता नहीं जब तुम्हें ये सरप्राइज मिलेगा तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। बहुत चीज याद दिलानी होगी, तब जाकर यह जंगली शेर ने कही भीगी बिल्ली बन जाएगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगते हैं। वह वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशंस के आंखों में शैतानियत लिए सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। ऐसे ही देखते देखते वो वहीं पर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही सुबह का वक्त, मल्होत्रा पैलेस डाइनिंग रूम। सभी डिनर कर रहे थे, तभी गायत्री जी कुछ सोचते हुए रणवीर की तरफ देखकर, अब 4 दिनों बाद इमली का बर्थडे है, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? अब तो तुमने पब्लिकली सब कुछ अनाउंस कर लिया है, तो इस साल इमली का बर्थडे हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे जिससे इमली को भी बहुत अच्छा लगे। ये सुनकर रणवीर अपना सर हिलाकर, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। वैसे भी आप इमली 20 साल की हो जाएगी, तो इसके लिए बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करनी ही चाहिए। मैं जल्दी ही इसके बारे में सोचूंगा। इस पर सभी अपना सर हिला देते हैं। तभी कनक रणवीर की तरफ देखकर, वो पापा आज प्रेशर पार्टी है और मैं और इमली दोनों ही प्रेशर पार्टी जाने वाले हैं, और शायद से आज हम दोनों को ही बहुत लेट हो सकता है। अब तो जानते हो फ्रेशर पार्टी रात के 12 बजे तक रहती है, पर हम लोग 11:30 तक आ जाएंगे घर वापस। इस पर रणवीर आयुष की तरफ देखा है, तो आयुष रणवीर की तरफ देखते हुए, पापा मैं इन दोनों कॉलेज से घर पर लाऊंगा। वैसे भी इमली का ये फर्स्ट ईयर है और दोस्त भी बन जाएंगे, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। आयुष की बात सुनकर रणवीर कुछ सोचते हुए अपनी गहरी आवाज में, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर कुछ भी हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, कहते हुए रणवीर वहां से चल जाता है। वही रणवीर के जाने के बाद आयुष कनक और इमली की तरफ देखते हुए, कुछ भी हो मुझे जल्दी से कॉल कर लेना। वैसे भी फ्रेशर पार्टी है, मैं जानता हूँ सब कुछ सही रहता है, पर कुछ लड़के होते हैं जिनमें प्रेशर पार्टी का भूत सवार रहता है। वैसे भी कनक तुम्हें फाइटिंग तो आती है, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो मैं हूँ, कहते हुए इमली की तरफ देखकर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, और तुम मुझे पता है तुम डरती तो नहीं हो किसी से, अगर कुछ भी हो तो तुम्हारा भाई है, कॉल कर लेना। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, 11:30 बजे तुम दोनों को मैं मिल जाऊंगा, कहते हुए वो मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। वही उसके बाद सुनकर कनक इमली की तरफ देती है, जिसके चेहरे पर उसे कुछ अच्छा एक्साइटमेंट दिख नहीं रही थी प्रेशर पार्टी के लिए। वो उसकी तरफ देखते हुए, इमली तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा उतरा उतरा है, क्या कुछ हुआ है? इस पर इमली अपना सरना में हिलाकर एक नज़र सुगंध को देखते हैं जो वहां से जा रही थी, फिर एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए, कुछ नहीं बस ऐसे ही। पर कनक कुछ सोचते हुए अपनी आंखों में चमक लिए, तुम कहीं यह नहीं सोच रही हूं ना कि तुम्हारे पास गाउन नहीं है तो तुम कैसे प्रेशर पार्टी अटेंड करोगी? तो इसके टेंशन मत लो, हम दोनों आज शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वैसे भी मेरे पास भी कुछ अच्छे गाउन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए खरीद लेंगे और फिर वहां से ही ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल वगैरह कर लेंगे और रेडी होकर वहीं से ही प्रेशर पार्टी के लिए निकल जाएंगे। इस पर गायत्री भी इमली के कंधे पर हाथ रखकर, ये ठीक किया कनक बेटा, तुम यही करो, घर पर आओगे तो तुम्हारी माँ तुम पर चिल्लाते बैठेगी, तो इससे ही बेहतर है कि तुम दोनों ही बाहर जाओ, अच्छे से रेडी रहना और माँ एंजॉय करना। हमारी उम्र में ऐसा कहा था, अब तुम्हारी उम्र में मिल रहा है तो एक भी मौका मत छोड़ना। वैसे भी मुझे पता है इमली तो कुछ करेगी नहीं, तुम ही लेकर जो इसे पूरी तरह से एंजॉयमेंट करना सिखाओ। इस पर इमली बस मुस्कुरा देती हैं। 12 बजे घर से निकल जाते हैं, दोनों ही जा रहे थे और पीछे सीढ़ियों पर खड़ी सुगंध ये सब देख रही थी। वह गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है। वही इमली अपनी गर्दन तिरछी करके पीछे देखते हैं तो उसे सुगंधा की पीठ नजर आती है, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर चली जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है। कॉलेज के गेट के सामने अग्नि ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में कहर मचा रहा था। इस समय उसने कानों में बाली पहनी हुई थी, बालों को अच्छी तरह से जेल से सेट किया हुआ था और ऊपर से उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट जो और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और रही बात तारा की, तो उसने भी कुछ काम पहल नहीं मचा रही थी। उसने मारून कलर का गाउन पहना हुआ था
जो फूल हाथ का था पर वन साइड कट था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे गोरे लंबे लंबे पर उसे वन साइड कट में रिवीलिंग हो रहे थे। ऊपर से उसने बालों को अच्छी तरह से हेयर स्टाइल किया हुआ था, जो आधे उसके कानों के पीछे थे और आधे उसके कानों के आगे, और मेकअप के नाम पर तो उसने सिर्फ मैरून कलर की लिपस्टिक आईलाइनर लगाया हुआ था और थोड़ा सा फाउंडेशन, जिससे वो और भी ज्यादा निखर रही थी। दोनों भाई बहन एक साथ ऐसे ही खड़े थे। तभी दो लड़के वहां पर आ जाते हैं। उनके आने के बाद अग्नि उन दोनों की तरफ देखकर, क्या बात है, दोनों एक दूसरे के मैचिंग कपड़े पहनकर आ गए हो, लगता है पब्लिकली अपना रिलेशन है एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हो। ये सुनकर सामने जो दो लड़के थे, एक का नाम एलेक्स और दूसरे का नाम नियॉन था, वह दोनों ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो तारा उन दोनों के एक एक हाथ पकड़ते हुए, पर आप ये बताओ कि तुम दोनों क्या करने वाले हो? तुम्हारी फैमिली को तो तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता नहीं है। वो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैंने तुम दोनों को बचा लिया, नहीं तो तुम दोनों दुनिया के दो कोनों में पाए जाते हैं। वैसे तुम लोग कब बताओगे तुम्हारा फैमिली को, कब तक ऐसे छुपे छुपे रहोगे? ये तो सही बात नहीं है। इस पर अलेक्स नियॉन की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, मेरी फैमिली में तो सब कुछ अलाव है, पर इसके फैमिली में कुछ भी अलाव नहीं है। और तुम तो जानती हो इन 3 सालों में क्या ना कुछ बदला है। कहते कहते उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगती है। तभी नियॉन एलेक्स की उदासी को दूर करते हुए अग्नि के दोनों कंधे को पकड़कर, तुम्हारी बहन को तो अलेक्स के नाम कर दिया, अब मेरी वाली कहाँ पर है? मुझे तो उस बेसब्री से इंतजार है। ये सुनकर तारा अपनी आंखें छोटी करके एलेक्स की तरफ देखकर, देख रही हो तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, जरा संभालो तुम्हारे बाय को। और वैसे भी जो आने वाली है ना, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि आज यह उसकी खूबसूरती से बच पाएगा। मुझे तो 100% लग रहा है कि आज तुम्हारा ब्रेकअप है। कहते कहते वह उसे आंख मार देती है। तभी नियॉन के मुंह से निकलता है, ओ माय गॉड सो सेक्सी। कहते हैं मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, अगर कोई इसमें डूब जाए तो उसे मौत ही बाहर लाती है। क्या सच में ऐसा होता है? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।